हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। और जैसा कि आप लोग बिहार के मौसम का मिजाज देख रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा होगा घर में बैठकर। मेरे भी आज सारे क्लासेस बंद थे क्योंकि मौसम ठीक नहीं था। लेकिन इस नरम नरम मौसम में कुछ जो गर्मा गर्म बहस चल रही है उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। और ये खास करके आपका 69 बीपीएससी का मेन का क्वेश्चन तो ये बनेगा ही बनेगा, ठीक है। 69 बीपीएससी और यूपीएससी दोनों के मेन के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। और हो सकता है कि आपके जाते जाते एग्जाम में जाते जाते पीटी का भी कुछ क्वेश्चन इसमें से आपका बन जाएगा। ओके, तो आइए देखते हैं इस सफर में क्या क्या है। और इस सफर में जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जब संविधान मेरा बना था, यानी पहली जो मीटिंग हुई थी वह कब, पहली मीटिंग मेरी हुई थी संविधान सभा की पहली मीटिंग कितने तारीख को, तो 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो इस समय हम लोगों ने देखा कि संविधान विशेषज्ञों ने जिन लोगों ने भी संविधान को बनाने में शिरकत की, भूमिका निभाई, वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। लंबे समय से उन्होंने भारत में स्वतंत्रता संग्राम लड़ा और हमें आज़ादी दिलाई। इस स्वतंत्रता संग्राम के समय में उन्होंने बहुत सारे डिमांड रखे थे हमारे लिए, कुछ प्राप्त भी किया उन्होंने। लेकिन जब बारी आई कि अपने देश में अपनी सरकार कैसी और अपना संविधान कैसा हो, ठीक है, तो इस समय भी हम लोग देखते हैं, आप जब पढ़ेंगे इस पाठ को एनसीईआरटी में भी पढ़ेंगे तो काफ़ी गर्मा गर्म बहसें हुई थी। मुसलमानों को पहले से ही आरक्षण था, ठीक है, लेकिन संविधान विशेषज्ञों ने मुसलमानों को आरक्षण देने से रोक दिया और कहा कि नहीं, यह कम्युनल इलेक्टोरल जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपको नहीं मिल सकता है। ओके, लेकिन इसमें बहस करते करते एक बात साफ हुई और एक जयपाल सिंह मुंडा थे और उन्होंने मामला उठाया और कहा कि नहीं, किसी को आरक्षण मिले या न मिले, लेकिन आप लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि एससी एसटी को आरक्षण मिलना चाहिए, एससी एसटी को आरक्षण आप लोग दीजिए। और इस बात पर सभी लोग सहमत हुए और तभी से लोकसभा में आपको जो आरक्षण मिला हुआ है, इस आरक्षण पर कोई भी बहस नहीं होती है। किसी भी समुदाय के लोग इस पर कोई बहस नहीं करते हैं। और इसमें से 47 सीट इनके लिए है एसटी को लोकसभा में और 84 सीट एससी को है लोकसभा में। ओके, और विधानसभा में अपना हिसाब से जो भी है वो अपना सीट वगैरह रिजर्व करते हैं, क्योंकि सभी राज्यों में तो एससी एसटी की स्थिति समान नहीं है। कुछ राज्यों में एसटी अधिक है, कुछ राज्यों में एसटी है ही नहीं। जैसे बिहार में एसटी को रिजर्वेशन था पहले, लेकिन 2000 में झारखंड अलग होने के बाद उसको रिजर्वेशन यहाँ से हटाया गया, ठीक है। उसी तरह किसी राज्य में एससी की संख्या ज़्यादा है तो किसी राज्य में नहीं है, लेकिन सेंट्रल लेवल पर यह व्यवस्था की गई कि 47 सीट आपको मिलेगा एसटी को और ये मिलेगा इनको। इसमें आरक्षण का जो प्रावधान किया गया था प्रत्येक 10 वर्ष के लिए किया गया था और अब जैसा देखते हैं कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद इसको बढ़ा दिया जाता है। ओके, तो एक जो बच गया था, संविधान विशेषज्ञों ने उस समय भी चिंता जाहिर की थी कि नहीं, महिलाओं को भी आरक्षण मिलनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले महिलाओं को आरक्षण देने वाला जो काम किया गया यह पंचायती राज संस्था में किया गया और उसमें यह स्पष्ट किया गया था कि 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। ओके, और उसके बाद हमने देखा कि महिलाओं को 50% आरक्षण मिल गया। लंबे समय से यह डिमांड भी चल रहा था कि लोकसभा और राज्यसभा में भी महिलाओं को आरक्षण दिया जाए और यह सफर शुरू हुआ। कहां से शुरू हुआ, तो इसको हम लोग देखते हैं कि यहां से मेरा सफर शुरू हुआ। इसलिए 1996 में पहला यह बिल लाया गया एच.डी. देवगौड़ा के समय में और फिर 108वां संशोधन के रूप में लाया गया था यूपीए के समय में और आज के डेट में 128वां संविधान संशोधन के रूप में यह पास हो गया,
ठीक है, इसलिए सब में 8 का खेल है, इसमें भी 8 का खेल है, इसमें भी 8 का खेल है और इसमें भी 8 का खेल है। ये 8 जो है ये बढ़ता चला गया और 8 बढ़कर 128 हो गया और 2023 में इसको आरक्षण मिल गया। ओके, ये आरक्षण जरूरी था क्योंकि महिला सशक्तिकरण का सरकार प्लान बनाती है, उसको आगे बढ़ाती है और महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन इतना कम होना यह कहीं न कहीं अखरता है। पाकिस्तान में 60 सीट रिजर्व है, बांग्लादेश में 50 सीट रिजर्व है, नेपाल की पार्लियामेंट में 33% सीट रिजर्व है, यहाँ तक कि यूएई में भी महिलाओं के लिए आरक्षण है। ठीक है, लेकिन हमारी जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है इसमें महिला बिल पर काफी बहस हुई और यह पास नहीं हो सका। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि यह जो बिल आया हुआ था, इस बिल में हम देखते हैं कि जब 2010 में यूपीए की गवर्नमेंट थी, इस समय में 2010 में किसकी गवर्नमेंट थी? ये यूपीए की गवर्नमेंट थी और यूपीए की गवर्नमेंट में यह बिल लाया गया था, लेकिन इस पर दो ने काफी अधिक विवाद खड़ा किया। एक कौन? तो आरजेडी, और दूसरा कौन? तो सपा, समाजवादी पार्टी। दो ने काफी विवाद खड़ा किया और उसका कहना था कि इसमें दिक्कत यह है कि आप इसको कैसे आरक्षण दीजिएगा, महिला को कैसे, ओबीसी महिला को कैसे आरक्षण दीजिएगा, क्योंकि जॉब में ओबीसी को रिजर्वेशन है लेकिन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं है। ओके, फिर बात रह गई मुस्लिम महिलाओं की, इसको आप कैसे आरक्षण दीजिएगा? तो अब जातिगत जनगणना का मुद्दा काफी प्रबल हो गया क्योंकि राहुल गांधी ने देखे कि एक क्वेश्चन उठाया कि जातिगत जनगणना अब होनी चाहिए और बिना जातिगत जनगणना के आप ओबीसी को कैसे आरक्षण देंगे, मुस्लिम महिलाओं को कैसे आरक्षण देंगे, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, मिनिमम है। मुसलमान लाख हाय हाय करे, चिल्लाए, लेकिन मुसलमान खुद भी अपनी पार्टी में रिजर्वेशन नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, तो एक तो मुद्दा यह रह गया। मुझे एक याद आती है जब बिहार में शराबबंदी हुई थी और शराबबंदी के समय में इसी सवाल को उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव से पूछा मीडिया वालों ने कि बिहार में तो शराबबंदी हो गई, क्या आप भी शराबबंदी करना चाहते हैं या करेंगे? अखिलेश यादव ने पत्रकार को कहा कि पत्रकार महोदय आप शराब पीना छोड़ दीजिए, ठीक है, शराबबंदी खुद ब खुद हो जाएगी। तो सवाल यह उठता है कि अगर सभी पार्टियां पूरी ईमानदारी से काम करती और महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देकर लाती तो इतना विवाद होता ही नहीं। ठीक है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि बिना कानूनी भय के यानी बिना भय के प्रीत नहीं होती है। ठीक है, इसलिए यह बिल भी लाना जरूरी था और मोदी सरकार ने छक्का मार दिया क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्शन के हर एक इलेक्शन के पहले नरेंद्र मोदी कुछ ऐसा ही प्लान लेकर आते हैं कि पूरा का पूरा गेम चेंज हो जाए और इंडिया गठबंधन का पूरा गेम चेंज हो गया। क्योंकि मैंने आपको पिछला भी एक एपिसोड बनाकर दिया था जिसमें इंडिया गठबंधन पर आप क्वेश्चन मैंने उठाया था। आज आप खुद देखिए कि आरजेडी ने भी सपोर्ट किया, एसपी ने भी सपोर्ट किया, कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया। क्या 2010 में जब यह सरकार थी तो क्यों नहीं इसको किया गया? तो आज तो खुद इंडिया गठबंधन में दरार आप देख रहे हैं। ओके, लेकिन यह बिल बहुत अच्छा है, यह बिल होना चाहिए। अब इसमें कई प्रकार के चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं। ठीक है, और चुनौतियों को मैंने कहा कि इसमें से ये जो दो चुनौतियां हैं ये बड़ी चुनौतियां हैं, इसको आरक्षण आप कैसे देंगे, एक तो मामला यह तय होगा। ओके, अब इसमें से हम लोग देखते हैं कि एससी को आरक्षण मिल गया है, पहले से ही आरक्षण मिला हुआ है। आप देखिए यहाँ पर कि एससी को अभी लोकसभा में कितना रिजर्वेशन है? 47। इस हिसाब से इसका 33% जब होगा तो 16 महिलाएं चुनकर आएगी इससे। ठीक है, एससी को कितना रिजर्वेशन है भाई? 84। इसमें से 28 सीटें चुनकर आएंगे। इसलिए लालू यादव का जो क्वेश्चन था वह गैर वाजिब नहीं था।
आज इस पर लालू यादव या भी उनके पार्टी के जो हैं सांसद उनको बोलना चाहिए था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। इसलिए भी नहीं बोला कि अब यह समय चेंज हो गया है और महिलाओं के खिलाफ में बोलना बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि 2014 का या 24 का इलेक्शन भी है, मोदी सरकार अपने हिसाब से चल रही है और विपक्षी भी अपने हिसाब से चल रही है। ओके, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि यह सफर बहुत ही कठिन था और इस सफर में महिलाओं ने बाजी मार ली। एक ऐसी सरकार, इसलिए मैंने कहा कि जो मेजोरिटी की सरकार होती है, ठीक है, उसके समय में इन सभी डिसीजन को लेना काफी आसान हो जाता है, जबकि यूपीए के समय में यह डिसीजन नहीं ले पाया गया। सोनिया गांधी खुद हैरान रह गई कि आरजेडी और सपा जो इनके पार्टी के समर्थक हैं वो खुद कैसे इतना बड़ा विरोध करते हैं और बिल को लाना ही उन्होंने छोड़ दिया। ओके, तो अब देखते हैं कि यह बिल लागू कब से होगा भाई। ठीक है, बिल तो आ गया, लेकिन बिल को लागू करने में क्या क्या दिक्कतें आएगी, आइए इसको भी हम लोग देखते हैं। तो बिल को लागू तभी किया जाएगा, यानी 2024 में बिल को लागू नहीं किया जा सकता है, इसको इंतजार करना पड़ेगा। 2024 में यह लागू नहीं होगा। आपको इंतजार करना पड़ेगा किसका, 2029 का। ठीक है, यानी 5 साल अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक सेंसस के बाद एक परिसीमन आयोग का गठन होता है। ठीक है, और परिसीमन आयोग क्या करती है कि पूरी की पूरी जो संसदीय सीट है, उस संसदीय सीट में आबादी जहां जैसे बढ़ घट जाती है, ठीक है, उसको अरेंज करने का काम करती है। तो अब महिलाओं को आरक्षण जो मिलेगा वह किस हिसाब से मिलेगा, ठीक है, इसका निर्धारण परिसीमन आयोग ही कर सकती है। क्योंकि अब बिहार में कितने संसदीय सीट हैं, तो 40 सीट हैं बिहार में। अब इस 40 सीट में से देखा जाएगा कि किन किन लोकसभा सीटों पर महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो किन किन सीटों पर दिया जाना चाहिए जहां महिलाओं की आबादी काफी अधिक होगी, उस सीट को हम रिजर्व करेंगे। ठीक है, तो यह परिसीमन आयोग ही इसको चिन्हित करती है कि किस सीट पर महिला को आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसलिए एक परिसीमन आयोग बनेगा और परिसीमन आयोग बनने के बाद, ठीक है, परिसीमन आयोग बनने के बाद इसका निर्धारण करेगी। ठीक है, जिसको कहते हैं डेलिमिटेशन कमीशन कहते हैं, इसका निर्धारण करेगी और निर्धारण करने के बाद बिहार के 40 में से कौन कौन सीट आरक्षित होंगे उसको देखा जाएगा और इस प्रकार से यह तय किया जाएगा। ओके, अब फिर इसको देखा जाएगा कि भाई मान लीजिए कि इस बार आपने जो ये काम कराया, ठीक है, इस बार जो आपने डेलिमिटेशन कमीशन ने फिक्स कर दिया कि पटना साहिब, आरक्षित क्षेत्र हो गया, महिला आरक्षित क्षेत्र है पटना साहिब। ठीक है, तो अगले 10 साल के बाद, ठीक है, 10 वर्ष वर्षीय जनगणना के बाद, यानी 2031 में, 2029 में तो यह लागू ही होगा और 2031 की जनगणना होगी। तो अभी जो चल रहा है यह 2021 की जनगणना के आधार पर इसको लागू किया जाएगा 2029 में। अगला जो जनगणना होगी यह होगी 2031 में। तो 2031 में देखा जाएगा कि पटना साहिब में अगर इसकी संख्या, महिलाओं की संख्या घट गई और यह शिफ्ट हो गया कहां,
तो कंकड़बाग में शिफ्ट हो गया, कंकड़बाग में शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो कंकड़बाग में शिफ्ट हो गया। अब इसको रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, और रोटेट करने के बाद इसको हटाना पड़ेगा और इसमें लागू करना पड़ेगा। एक तो यह, दूसरी बात की जातिगत जनगणना का डिमांड अब तेज होगी और होना भी चाहिए, क्योंकि देखा जाएगा कि जातिगत जनगणना में अब देखा जाएगा कि ओबीसी को आप किस आधार पर आरक्षण देंगे, क्योंकि वहां तो आरक्षण है नहीं। फिर आपका फ्लक्चुएट हो जाएगा जनरल और ओबीसी में। फिर मुस्लिम महिलाओं को आप कैसे देंगे आरक्षण। ठीक है, इसीलिए जातिगत जनगणना अब होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको करना ही पड़ेगा। या तो फिर सभी जितनी भी पार्टियां हैं वह हिसाब से करें, ओबीसी को 33% आरक्षण दे दें। ठीक है, इसलिए यही है क्या कि कोटे में कोटा तो 2 को तो मिल गया, SC ST को मिल गया, लेकिन इसका प्रतिनिधित्व क्या होगा, इसका प्रतिनिधित्व क्या होगा। इसलिए इन सभी पर विचार करने के लिए अभी लंबा समय है। ठीक है, लेकिन यह जो आरक्षण है, यह आरक्षण बहुत अच्छा था, इसमें निगेटिव की कोई बात ही नहीं है। जितने भी एस्पेक्ट होंगे सब पॉजिटिव ही होंगे। ओके, और आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। आने वाला जो दारोगा है, आने वाला जो BPSC है, उसके लिए क्वेश्चन यह बनेगा ही बनेगा, और UPSC मेन के लिए और PT के लिए, दोनों के लिए आपका क्वेश्चन बनेगा। इसलिए 128वां संविधान संशोधन होने ही वाला है, संशोधन होने ही वाला है, और इस पर आपके ये क्वेश्चन बन गए हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन मेरे लगने से कुछ नहीं होता है। आप लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को देखने के बाद इसका आकलन करें कि आपको बातें समझ में आई या ना आई। खासकर 69 BPSC वाले, ठीक है, UPSC वाले, और अभी जो दारोगा में जाएंगे उसके लिए भी मैंने इसमें दिया कि आपको कितना कितना सीट रिजर्व होगा, SC का, ST का, कौन कौन सा संविधान संशोधन आया हुआ था, ये आपके PT के पार्ट हैं। ओके, घर में बैठिए, एंजॉय कीजिए, वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मुझे भी थोड़ा सा धन्यवाद दीजिए। ओके, थैंक यू।